हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में एक नई स्टार का नाम जुड़ता है, एलिजाबेथ स्पार्कल। इनॉग्रेशन वाले दिन माहौल हाई है। पापराजी स्टार की फ़ोटो खींच रहे हैं, लोग आकर सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, यहाँ तक कि उसे पैर से छूने से भी बच रहे हैं। कुछ दिन बाद लोग अब भी आते हैं, पर अब वाइब थोड़ी कम हो जाती है। फिर धीरे धीरे लोग उसे इग्नोर करने लगते हैं। स्टार पर दरारें पड़ती हैं, कोई उस पर चलता है, कोई खाना गिरा देता है, बस वो चार्म चला जाता है। अब एलिजाबेथ एक फिटनेस टीवी शो होस्ट करती है। कैमरा ओन होते ही वो एक्टिव लुक में आती है। टाइट जिम वेयर, एनर्जेटिक मूव्स, माइक में इंस्ट्रक्शन और एंड में एक प्यारा सा फ्लाइंग किस कैमरा की तरफ। सेट से निकलकर वो एक लॉन्ग कॉरिडोर से गुजरती है, जहां उसकी पुरानी ग्लैमरस फोटोज लगी होती है। सब उसे बर्थडे विश कर रहे होते हैं। आज उसका 50वां जन्मदिन है। वो विमेंस वॉशरूम के पास जाती है, लेकिन दरवाज़ा बंद होता है। मेंस वॉशरूम खुला होता है तो वो चुपचाप वहीं चली जाती है। थोड़ी देर बाद हार्वी, चैनल का डायरेक्टर, फ़ोन पर बात करते हुए अंदर आता है। उसे नहीं पता कि एलिजाबेथ अंदर है। वो कॉल पर अपने असिस्टेंट से कह रहा होता है, फाइंड समवन यंगर एंड हॉटर। एलिजाबेथ अब काम की नहीं है, शी इज़ टू ओल्ड। और इतना बोलकर वो चला जाता है, बिना ये जाने कि एलिजाबेथ ने सब सुन लिया। अगले सीन में हार्वी सीधा एलिजाबेथ को फायरिंग की बात कहता है। बोलता है, पब्लिक वांट समथिंग फ्रेश। और 50 के बाद, वेल इट जस्ट स्टॉप्स। एलिजाबेथ पूछती है, क्या स्टॉप होता है? हार्वी चुप हो जाता है, बहाना बना के वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ से फिल्म की असली बात शुरू होती है। हर सीन में एक सिंबलिज्म छुपा है। सबसे बड़ा इशारा वही था, विमेंस वॉशरूम का बंद होना। उसकी उम्र के 50 पूरे होते ही लिटरल और मेटाफोरिकल तौर पर उसके लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब हार्वी कहता है कि 50 पे सब रुक जाता है, वो दरअसल सोसाइटी का माइंडसेट बोल रहा होता है। जैसे अब वो अट्रैक्टिव नहीं रही, अब उसमें वो बात नहीं रही। जैसे सिर्फ ब्यूटी और यूथ ही उसकी वैल्यू थी। सोसाइटी में औरत की वर्थ उसके लुक्स से जोड़ी जाती है, और जैसे ही वो फेड होने लगते हैं, लोग उसे भी कम आंकने लगते हैं। आयरनी ये है, हार्वी खुद एलिजाबेथ से बड़ा है, लेकिन मेंस वॉशरूम अब भी खुला है। सोसाइटी मर्दों की एज को मैच्योर कहती है, लेकिन औरतों की एज को एक्सपायरी डेट। और ये बात औरतें भी अंदर तक अब्जॉर्ब कर लेती हैं। एलिजाबेथ अब घर लौट रही होती है। रास्ते में देखती है कि उसका पुराना बिलबोर्ड, जिसमें उसकी स्टनिंग फोटो लगी थी, हटाया जा रहा है। वो सोच में ही होती है कि सामने से एक कार आती है और उसकी गाड़ी टकरा जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताता है कि वो सेफ है। जैसे ही वो उठती है, एक यंग हैंडसम नर्स आता है। उसके हाथ पर एक बड़ा लाल निशान होता है। वो जल्दी से उसे चेक करता है, अपना जैकेट देता है और चला जाता है। एलिजाबेथ जब जैकेट चेक करती है तो अंदर से एक यूएसबी निकलती है। उस पर लिखा होता है, द सब्सटेंस। साथ में एक छोटा सा नोट, इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। और एक फ़ोन नंबर। इसी बीच एक पुराना क्लासमेट सिंडर फ्रेड उससे मिलता है, जो अब भी उस पर क्रश रखता है। फ्रेड कहता है, तू अब भी दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल औरत है, और उसे अपना नंबर देता है। एलिजाबेथ घर पहुंचती है। दीवार पर उसकी यंगर वर्जन का एक बड़ा पोर्ट्रेट टंगा है। वो आज वाली एलिजाबेथ खुद को उसमें देखती है, लेकिन रिफ्लेक्शन छोटा, हल्का और ऑलमोस्ट इनविजिबल है। यानी वो अब खुद को अपनी यंगर सेल्फ से कम समझने लगी है। टेबल पर एक बुकेट रखा है, चैनल की तरफ से लास्ट डे के लिए। नोट में लिखा होता है, यू वर अमेजिंग। आप अद्भुत थी। बस यहीं से वो यूएसबी उठाती है, टीवी में लगाती है, और शुरू होता है एक मिस्टीरियस प्रोडक्ट का एड। द सब्सटेंस, वो चीज़ जिसने नर्स की लाइफ बदल दी थी। द सब्सटेंस नाम का ये प्रोडक्ट एक सिंपल सी इंजेक्शन के ज़रिए तुमसे एक बेहतर वर्जन बनाने का वादा करता है। ज़्यादा यंग, ज़्यादा खूबसूरत और परफेक्ट। बस एक शर्त है, कुछ रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करना ज़रूरी है, लेकिन उन रूल्स की बात बाद में होगी। एलिजाबेथ को इसमें खास इंटरेस्ट नहीं होता। वो सीधा यूएसबी उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है। फिलहाल उसका मन दोराहे पर है, यूज़ करूं या ना करूं। पर ये इंडिसीजन यूं ही नहीं आई। जैसे उसकी उम्र और लुक्स की वजह से उसे जॉब से निकाला गया, वो सब उसकी सेल्फ वर्थ को अंदर तक हिला चुके हैं। द सब्सटेंस जो कुछ भी ऑफर करती है, उस तरफ उसका झुकाव इसलिए बढ़ता है क्योंकि उसके आसपास का माहौल उसे तोड़ चुका है। फ्रेड ने उसे जब कहा, तुम अब भी खूबसूरत हो, तो थोड़ा हौसला मिला, लेकिन तुरंत ही दूसरा झटका आया। वो फ्लावर वाला मैसेज, यू वर अमेजिंग, आप अद्भुत थी, यानी अब नहीं हो। ये बात उसे और ज़्यादा खोखला कर देती है और उसे उस इंजेक्शन की तरफ और ज़्यादा खींचती है। इसी रात वो एक बार जाती है, थोड़ा मज़े करने, किसी से मिलने की उम्मीद लेकर। एक बैकलेस ड्रेस पहनती है, मार्टिनीज पीती है, लेकिन पूरी रात अकेले। पास की टेबल पर एक आदमी किसी यंग लड़की को इम्प्रेस कर रहा होता है। एलिजाबेथ बस उसे देखती है और अगला मार्टिनी ऑर्डर कर देती है।
ये एक और इमोशनल चोट होती है। घर लौटते ही वो डस्टबिन में से यूएसबी निकालती है और उस नोट पर दिए नंबर पर कॉल करती है। उधर से उसे एक कोड और एड्रेस दिया जाता है और कॉल कट हो जाती है। अगली सुबह एलिजाबेथ पेपर पढ़ती है। उसमें एक शॉकिंग ऐड होता है, वी आर लुकिंग फॉर द न्यू एलिजाबेथ, और नीचे लिखा होता है रेक्विजिट्स ब्यूटीफुल, एज 18 to 30। ये देख उसकी हालत और गिर जाती है, लेकिन तभी उसका सॉल्यूशन खुद उसके मेल में पहुंच जाता है। एक लिफाफा द सब्सटेंस के नाम से, जिसमें एक एक्सेस कार्ड होता है। वो उसी दिए गए एड्रेस पर पहुंचती है। वहाँ एक अजीब सी दरवाज़ा होती है जिसमें से उसे रेंगते हुए अंदर जाना होता है। अंदर एक सफ़ेद कमरा होता है, लॉकर्स से भरा। उसका लॉकर खोलते ही एक किट मिलती है जो द सब्सटेंस यूज़ करने के लिए होता है। वो शीशे के सामने खुद को देखती है, थोड़ा रुकती है और फिर खुद को आर्म में एक्टिवेटर इंजेक्शन लगा लेती है। कुछ ही सेकंड्स में दर्द शुरू होता है। वो ज़मीन पर गिर जाती है। उसकी पीठ में अजीब हरकतें होने लगती हैं, जैसे अंदर कुछ नया बन रहा हो। उसकी स्किन 2 हिस्सों में चीर जाती है और फिर उसकी पीठ से एक औरत बाहर निकलती है। इससे पहले कि मैं बताऊं कि ये इंजेक्शन क्या करता है, ज़रूरी है समझना कि एलिजाबेथ यहाँ तक कैसे पहुंची। उसे फायरिंग मिलना क्योंकि वो बूढ़ी हो गई थी, वो नोट, वो अकेलापन, वो यंगर लड़की को पसंद किया जाना और फिर न्यूज़पेपर में उसका रिप्लेसमेंट ढूंढना, ये सारे एक्सटर्नल ट्रिगर्स थे। इससे फिल्म एक बहुत गहरा पॉइंट उठाती है, सेल्फ वर्थ या सेल्फ एस्टीम। असल में खुद की नहीं होती। हम खुद को सोसाइटी के लेंस से देखते हैं, हमारी वैल्यू भी उसी से तय होती है। ये फिल्म का एक कोर कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखना क्योंकि आगे फिर लौटेगा। अब सू, जो एलिजाबेथ की पीठ से निकली है, वो शीशे में खुद को देखती है, यंग, ब्यूटीफुल और एकदम परफेक्शन के सोसाइटल स्टैंडर्ड्स पे फिट। सू एक शावर लेती है, लेकिन फिर उसे लगता है उसकी नाक से खून आ रहा है। जब वो चेक करती है तो पता चलता है कि उसे अब रोज़ एक स्टेबलाइज़र लिक्विड अपने सिस्टम में डालना होगा, जो सिर्फ एलिजाबेथ की पीठ से सिरिंज से निकाला जा सकता है। वो वही करती है, सिरिंज एलिजाबेथ की बैक में डालती है, लिक्विड अंदर जाता है और सू वापस ठीक हो जाती है। अब समझना ज़रूरी है द सब्सटेंस कैसे काम करती है। जो कमर्शियल एलिजाबेथ ने सबसे पहले देखा था, उसमें बताया गया था कि किट में 4 चीज़ें होती हैं। एड, एक्टिवेटर जो एक बार यूज़ होता है, एलिजाबेथ ने ऑलरेडी लगाया। डू, स्टेबलाइज़र इंजेक्शन जो डेली लेना पड़ता है और सिर्फ मैट्रिक्स एलिजाबेथ की बॉडी से निकाला जा सकता है। 3, फूड। 4, और एक शिफ्टर जिससे एक वर्जन सोता है और दूसरा उठता है। इंस्ट्रक्शंस कहती हैं कि ये स्विचिंग हर 7 दिन में होनी चाहिए, वरना बहुत बुरा हो सकता है। कमर्शियल का आखिरी लाइन ये होती है, देयर बोथ वन, यानी एलिजाबेथ और सू एक ही हैं। अब सू, जो अब एलिजाबेथ के साथ उसी अपार्टमेंट में रह रही है, वो न्यूज़पेपर में वही ऐड देखती है, न्यू एलिजाबेथ वांटेड। वो एक सुपर सेक्सी ड्रेस पहनती है और स्टूडियोज़ पहुंचती है। कास्टिंग एकदम हिट होता है और सू को तुरंत काम मिल जाता है। अब एक सुपरस्टार बन चुकी है। हार्वी खुद उससे मिलता है और उसकी खूबसूरती देखकर इम्प्रेस हो जाता है। सू उसे एक बहाना देती है कि उसकी माँ बीमार है और उसे हर दूसरे हफ्ते शहर से बाहर जाना पड़ेगा। हार्वी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और डील फाइनल हो जाती है। सू की ग्लैमरस ज़िंदगी शुरू हो जाती है। वो अब भी रोज़ स्टेबलाइज़र लिक्विड की डोज लेती रहती है ताकि उसकी बॉडी स्थिर बनी रहे। वो फ़ोटोशूट्स, रिहर्सल्स और मीटिंग्स में बिजी रहती है। प्रोजेक्ट इतना हिट हो जाता है कि उसका एक मैसिव बिलबोर्ड लगवा दिया जाता है, जिसमें वो बेहद कम कपड़ों में एकदम स्टनिंग लग रही होती है। ये बिलबोर्ड सीधे उसी अपार्टमेंट के सामने लगाया जाता है जहां एलिजाबेथ रहती है और उस खिड़की से हर वक्त साफ दिखाई देता है। एक हफ्ते के बाद जब रोटेशन का टाइम आता है, सू खुद से शिफ्टर निकालती है और प्रोसेस शुरू करती है। जब एलिजाबेथ दोबारा उठती है तो वो उस इंसान को देखती है जो उसकी बॉडी से निकली थी, सू, वो यंग, ग्लैमरस, परफेक्ट वर्जन जो द सब्सटेंस ने वादा किया था। एलिजाबेथ ध्यान से सू के फेस और बॉडी को निहारती है। बाद में एलिजाबेथ वापस उस स्टूडियो जाती है जहां वो पहले काम करती थी, लेकिन वहां पहुंचते ही शॉक्ड रह जाती है। हर जगह से उसके सारे पोस्टर्स और फोटो हटा दिए गए हैं। हार्वी चुपचाप उसका सामान वापस देता है और एक कुकबुक गिफ्ट में थमा देता है। अब एलिजाबेथ की नई रूटीन शुरू होती है, जिसमें सिर्फ खाना, नहाना और सोफे पर पड़े पड़े इन्फोमर्शियल्स देखना शामिल है। वो अपनी लाइफ को लेकर इतनी डिस्कनेक्टेड हो चुकी है कि अब वो सू का खाना चेक करने लगती है ताकि वो अंदाज़ा लगा सके कि उसे और कितने दिन ये सब झेलना होगा। 7 दिन पूरे होते हैं और अब सू की बारी है। सू देखती है कि एलिजाबेथ ने अपने 7 दिन बर्बाद कर दिए, तो वो डिसाइड करती है कि अब कुछ बदलना होगा। वो बाथरूम के पीछे एक सीक्रेट रूम बनाती है
जहाँ वो एलिजाबेथ को छिपा सके। एक पड़ोसी जो कंस्ट्रक्शन की आवाज़ों से परेशान है दरवाज़ा खटखटाता है और गुस्से से चिल्लाता है, लेकिन जैसे ही वो सू को देखता है उसका रवैया एकदम बदल जाता है। गुस्से की जगह अब वो नर्वस होकर एसयू को मदद ऑफर करता है। सू बस उसे टाल देती है। जब सीक्रेट रूम तैयार हो जाता है सू एलिजाबेथ को उसमें बंद कर देती है। फिर वो दीवार से एलिजाबेथ का एक बड़ा पोर्ट्रेट हटाती है जिसके पीछे उसका अपना बिलबोर्ड अब पूरी तरह से दिखने लगता है। अगले दिन सू का पहला टीवी शो शूट होता है। वो बाकी डांसर्स के साथ परफॉर्म करती है। हर मूवमेंट ऐसा जैसे उसकी बॉडी की खूबसूरती को और ज़्यादा उभारा जा रहा हो। कैमरे के सामने सू वही एक्सप्रेशंस और वही लाइंस बोलती है जो एलिजाबेथ अपने दिनों में बोला करती थी। शूट के बाद वो हॉलवे में जाती है जहां अब उसकी खुद की तस्वीर लगी होती है, उसी जगह पर जहां पहले एलिजाबेथ की थी। अब सू के लिए आखिरी रात होती है उसके अगले रोटेशन से पहले। वो नोटिस करती है कि एलिजाबेथ के पास खाने की कमी है, लेकिन उसे झूठ बोलती है कि ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। सू बाहर निकलती है, पार्टी करती है और फिर एक बाइक वाले लड़के के साथ अपने अपार्टमेंट लौटती है। दोनों करीब आने ही वाले होते हैं कि सू की नाक से अचानक खून निकलने लगता है। उसके पास अब और स्टेबलाइज़र बचा ही नहीं है क्योंकि 7 दिन पूरे हो चुके हैं। पैनिक में वो बाथरूम जाती है, सिरिंज उठाती है और एलिजाबेथ की पीठ से ज़बरदस्ती और लिक्विड निकालती है। हालांकि मैनुअल में साफ लिखा था कि ऐसा करना मना है, फिर भी सू खुद को एक और डोज दे देती है ताकि कुछ घंटे और एक्टिव रह सके। रात बीतती है और अब एलिजाबेथ का रोटेशन चालू होता है। जैसे ही वो उठती है वो लिविंग रूम जाती है। वहाँ एक नोट पड़ा होता है सू के लड़के की तरफ से, मैं बाद में अपना हेलमेट लेने आऊँगा। लेकिन फिर एलिजाबेथ की नज़र अपने हाथों पर जाती है और वो डर से कांप उठती है। उसके एक उंगलियों ने बेहद भयानक और तेजी से बुढ़ाना शुरू कर दिया है। वो समझ जाती है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सू ने अपना वक्त ज़्यादा ले लिया था। एलिजाबेथ तुरंत सब्सटेंस के नंबर पर कॉल करती है। उधर से जवाब आता है, जो एक से लिया गया वो दूसरे से काट लिया जाएगा। एलिजाबेथ को कॉल पर साफ साफ बता दिया जाता है ये प्रक्रिया इरिवर्सिबल है, यानी अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। उसे याद दिलाया जाता है कि अब कोई वो और मैं नहीं रहा, दोनों एक ही हैं। उंगली की हालत तो बस शुरुआत है। अगर सू यूं ही एलिजाबेथ का समय चुराती रही तो एलिजाबेथ का शरीर धीरे धीरे सड़ने लगेगा जब तक कि वो एक बिना इंसानियत के भयानक विकृत शरीर में तब्दील न हो जाए, जैसा कि अब हम देखने ही वाले हैं। अगले ही पल एलिजाबेथ शो का नया एपिसोड देखती है जिसमें सू स्टार बन चुकी है। कैमरा एसयू के शरीर और खूबसूरती को ग्लोरीफाई करता है और ये सब देख एलिजाबेथ की हालत और भी खराब हो जाती है। अब बात करें उस उंगली की। एलिजाबेथ की एक उंगली जो बूढ़ी हो गई है घिनौने ढंग से, इसका दोहरा मतलब है ये बुजुर्गी के लक्षणों की अतिशयोक्ति है। एक उंगली जो किसी बहुत बूढ़े इंसान जैसी दिखती है। और फिल्म यहाँ साफ एक बात कहती है, हमारी सोसाइटी बुढ़ापे को गंदा, डरावना और अछूत मानती है। और दूसरा, जैसे जैसे एलिजाबेथ की बॉडी बिगड़ती है उसकी खुद को देखने की नज़र भी बिगड़ती जाती है। फिल्म बुढ़ापे को इसलिए भयानक नहीं दिखा रही कि वो वाकई भयानक है, बल्कि क्योंकि एलिजाबेथ खुद अपने बुढ़ते शरीर से घृणा करने लगी है। हुई एलिजाबेथ अब द सब्सटेंस का रीफिल लेने जाती है, लेकिन इस बार वो पूरी तरह ढकी हुई है। चश्मा, कोट, दस्ताने, एकदम अलग इमेज। जहाँ पहले वो टाइट ड्रेसेस में एक्सपोजिंग कपड़ों में दिखती थी, अब वो खुद को छुपा रही है। रीफिल लेने के बाद वो एक कैफ़े जाती है जहाँ एक बूढ़ा आदमी उससे बात करता है। नीली आंखों वाला उसकी तरफ देखकर कहता है 7 दिन। ऐसा नहीं लगता जैसे ये समय कभी खत्म ही नहीं होता। एलिजाबेथ ध्यान से देखती है और नोटिस करती है कि उस आदमी की पीठ पर एक जैसी ही निशान और स्कारन है जैसा उस पुराने नर्स पर था। तब उसे समझ आता है ये भी कभी द सब्सटेंस का यूज़र था। एलिजाबेथ घबरा जाती है, लेकिन उससे पहले वो बूढ़ा कहता है, हर दिन ये याद रखना और मुश्किल हो जाता है कि तुम अभी भी मायने रखते हो, कि तुम्हारा वजूद अब भी कीमती है। एलिजाबेथ वहाँ से भागती है, लेकिन रास्ते में उसी बाइक वाले लड़के से टकरा जाती है जिसके साथ सू ने रात बिताई थी। वो उसे पहचानता नहीं, उसे गंदी नज़रों से देखता है और बुरा बर्ताव करता है। ये पूरा सीन बहुत सिंबॉलिक है, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी कोई महिला नहीं था। उसका समाज में मूल्य उसकी खूबसूरती से नहीं जुड़ा था। फिर भी वो कहता है कि याद रखना मुश्किल होता जा रहा है कि मैं अभी भी इम्पॉर्टेंट हूँ। आज की सोसाइटी बुजुर्गों को अदृश्य बना देती है, उन्हें किसी काम का नहीं मानती, न नौकरी में न संस्कृति में। उनका वैल्यू ख़त्म हो जाता है क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। और जब इंसानों को प्रोडक्ट की तरह देखा जाता है
तो जो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे बुजुर्ग या विकलांग लोग, उन्हें महसूस कराया जाता है कि तुम्हारा अब कोई मकसद नहीं बचा। बाद में एलिजाबेथ को फ्रेड का नंबर मिलता है, वही इंसान जिसने कभी उसे कहा था, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो। एलिजाबेथ उसे कॉल करती है। वो दोनों तय करते हैं कि आज रात बाहर मिलेंगे। एलिजाबेथ बहुत खुश होती है, लाल ड्रेस पहनती है, मेकअप करती है, वो पोशाक जो उसने सालों से नहीं पहनी। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने लगती है, उसे सू का शरीर ज़मीन पर दिखता है, एकदम परफेक्ट, स्मूथ स्किन, मोटे होंठ। एलिजाबेथ फिर से मिरर के सामने जाती है और ज़्यादा मेकअप करती है और ज़्यादा लिपस्टिक लगाती है। बाहर निकलते हुए वो अपने घर के सामने लगे स्यू के बिलबोर्ड को देखती है, स्यू की हॉट बॉडी और सेक्स अपील को ग्लोरीफाई करता हुआ। एलिजाबेथ फिर से बाथरूम जाती है और अब अपनी छाती ढकने लगती है। वो जल्दी करना चाहती है, लेकिन जब दरवाज़ा खुलती है तो हैंडल के मेटल में उसका रिफ्लेक्शन एक अजीब विकृत रूप में दिखता है। उस डिस्टॉर्टेड रिफ्लेक्शन को देखकर वो सोचती है, क्या मैं वाकई इतनी भयानक दिखती हूँ? फिर वो अंदर लौटती है और खुद को वायलेंटली डीशफल करने लगती है। मेकअप उतारती है, बाल बिगाड़ती है। रात खत्म होती है। एलिजाबेथ अकेले अपने कमरे में बंद पड़ी होती है। वो बाहर नहीं निकल पाती। दूसरी तरफ फ्रेड अकेला उस रेस्टोरेंट में बैठा रहता है, उस डेट का इंतज़ार करता हुआ जो कभी आई ही नहीं। क्यों? क्योंकि एलिजाबेथ की नज़र में उसकी खुद की वैल्यू अब ख़त्म हो चुकी थी। उसने खुद को स्यू से कंपेयर किया, बिलबोर्ड से, रिफ्लेक्शन से, और उन कंपैरिजन्स ने उसे तोड़ दिया। हमारी सेल्फ एस्टीम, हमारी खुद की नज़र कई बार इस बात से बनती है कि सोसाइटी क्या कहती है कि हम वैल्यूएबल हैं या नहीं। हम हर रोज़ ऐसी तस्वीरें, रील्स, वीडियोस देखते हैं जहां खूबसूरती को लाइक्स, फेम और अटेंशन मिलता है, लेकिन यही कंपैरिजन हमें कांस्टेंट इनसिक्योरिटी देता है। और सबसे खतरनाक बात, ये सारी तस्वीरें, रील्स, फिल्टर्स रियल नहीं होती। यह एक झूठी, नकली रेस है जहां तुम कभी जीत ही नहीं सकते, क्योंकि मुकाबला किसी असली इंसान से नहीं, एक एडिटेड फैंटेसी से है। अगर हम थोड़ा और सोचें तो शायद ये इनसिक्योरिटीज़ किसी की कमाई का ज़रिया है। क्यों? ज़्यादा इनसिक्योरिटी होगी, उतने ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स बिकेंगे, उतनी ज़्यादा सर्जरीज, ट्रीटमेंट्स और दवाइयाँ, द सब्सटेंस की तरह। कि कैसे सोसाइटी, समाज की सुंदरता की परिभाषा ने एक औरत की आत्मा, पहचान और ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। ये कभी भी सिर्फ एक जैसा नहीं रहता। हर बार कुछ नया आ जाता है जिससे तुम्हें खुद को लेकर और बुरा लगने लगे। हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो तुम्हें बेचने की कोशिश करेगा। जब कोई ब्रांड अपने ब्यूटी प्रोडक्ट के साथ किसी एडिटेड मॉडल की फ़ोटो लगाता है तो भले सीधे तौर पर ना कहें, लेकिन असल में वो यही बोल रहे होते हैं, इस परफेक्ट लुक तक पहुंचना है तो बस ये खरीद लो जो हम बेच रहे हैं। सबसे डिप्रेसिंग बात यह है कि ये पूरा सिस्टम खुद ही खुद को खा रहा है। एक सोसाइटी के तौर पर हमने इन अनरीचेबल स्टैंडर्ड्स को ऐसे अपना लिया है जैसे यही नॉर्मल होना चाहिए। और यही असली खतरा है, क्योंकि इससे प्रॉब्लम के रूट पर वार नहीं होता, बस एक फालतू सी पट्टी चिपका दी जाती है एक बहुत गहरी, अंदर तक बैठी परेशानी पर। इसीलिए जब कोई कहता है खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करो जैसे हो, या खुद से प्यार करो, तो वो भी क्रूर लगने लगता है। क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो तुम अकेले किसी वैक्यूम में बैठकर डिसाइड कर लो। अगर तुम्हें हर रोज़ ये सब आदर्श देखने को मिलते हैं और फिर तुम शीशे में खुद को देखती हो, तो बुरा फील करना बिल्कुल नॉर्मल है। चाहे जितना ट्राई कर लो, तुम कभी भी वैसे नहीं दिख सकोगी, क्योंकि असल ज़िंदगी में कोई भी वैसा नहीं दिखता। पूरी फिल्म में कंपैरिजन का थीम बार बार आता है। उस होर्डिंग से जो सू के सामने लगी है, एलिजाबेथ की अपार्टमेंट में लगी उसकी पुरानी तस्वीर तक। सू कैमरे के सामने बिल्कुल उसी अंदाज में एक्ट करती है जैसा एलिजाबेथ किया करती थी। सू का बॉडी हर वक्त एलिजाबेथ को बाथरूम में दिखाई देता है। यहाँ तक कि लोग भी दोनों के साथ अलग अलग बिहेव करते हैं, हार्वी, पड़ोसी और वो बाइकर। हर एक सीन यही बात दोहराता है। ये लगातार चलने वाली तुलना ही एलिजाबेथ का सेल्फ वैल्यू तय करती है और फिर उसे धीरे धीरे तोड़ देती है। फिर आता है वो दिन जब बॉडी स्विच होना है। सू उठती है और देखती है कि एलिजाबेथ ने अपना पूरा टाइम टीवी देखकर, खाना खाकर और घर को गंदा करके बिताया है। वो गुस्से में द सब्सटेंस को कॉल करती है, लेकिन जवाब वही पुराना होता है, कोई वो और तू नहीं है, तुम दोनों एक ही हो। इसके बावजूद सू के लिए चीज़ें और बेहतर होने लगती हैं। हार्वी उसे ऑफिस बुलाता है और बताता है कि ऑडियंस उसे पसंद कर रही है, शो की रेटिंग्स आसमान छू रही हैं। वो उसे न्यू ईयर स्पेशल की होस्ट बनने का ऑफर देता है, वो शो जिसे करोड़ों लोग देखते हैं। सू खुशी खुशी हाँ कर देती है, लेकिन हार्वी साफ कह देता है कि इसके लिए बहुत मेहनत और लंबी प्रैक्टिस करनी होगी। सू को कम से कम 7 दिन तक लगातार जागना पड़ेगा।
तो वो लिमिट क्रॉस करने लगती है। एलिजाबेथ के बॉडी से और ज़्यादा स्टेबलाइज़र निकालती है। अगली बार जब बॉडी स्विच होता है और एलिजाबेथ उठती है, उसका बॉडी पूरी तरह तबाह हो चुका होता है। उसके बाल सफ़ेद, स्किन ढीली और ड्राई, एक पैर में वेरिकोज वेन्स, एक हाथ में पीले नाखून, सन डैमेज के दाग और बॉडी में गांठें जो फ्लूइड जमा होने से बनी हैं। गुस्से में एलिजाबेथ फिर से द सब्सटेंस को कॉल करती है। उसे कहा जाता है कि अगर चाहो तो एक्सपेरिमेंट को अभी रोका जा सकता है। लेकिन सू का होर्डिंग देखकर और ये याद करते हुए कि हम दोनों एक ही हैं, एलिजाबेथ डिसाइड करती है कि वो ऐसा नहीं करेगी। रात को एलिजाबेथ हार्वी की दी हुई रेसिपी से खाना बना रही होती है। तभी वो टीवी पर सू का इंटरव्यू देखती है। सू उसमें सार्कास्टिक कमेंट्स करती है। एलिजाबेथ की एज का मजाक उड़ाते हुए बोलती है जुरासिक फिटनेस और डायनाडा। एलिजाबेथ का गुस्सा खाने पर निकलता है। वो खाना हिंसक तरीके से बनाती है और किचन पूरा तहस नहस कर देती है। जब अगली बार बॉडी स्विच होता है और सू उठती है, वो जो भी देखती है उसके बाद बस चीखती है। सू अब और स्विच नहीं करना चाहती। वो गुस्से में कई वॉयल्स उठाती है, एलिजाबेथ की पीठ से स्टेबलाइजर निकालकर अपने लिए स्टोर करती है। और ये सब करती है उसे बूढ़ी और मोटी कहकर, पूरे डिस्गस्ट के साथ। 3 महीने बीत जाते हैं। सू अपनी लाइफ जीती है बिना कोई और स्विच किए। लेकिन न्यू ईयर शो से ठीक एक दिन पहले उसके पास अब और स्टेबलाइजर नहीं बचा है। वो फिर से एलिजाबेथ से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन अब कुछ भी बाकी नहीं है। दर्द और नाक से खून बहना शुरू हो गया है। उसे अब इसकी सख्त ज़रूरत है। पैनिक में आकर वो द सब्सटेंस को कॉल करती है, लेकिन उन्हें बताया जाता है कि जो भी लिक्विड था वो उसने ख़त्म कर दिया है। इकलौता तरीका जिससे वो इसे फिर से पा सकती है, बॉडी स्विच। कमज़ोर और ऑलमोस्ट टूट चुकी सू खुद को बाथरूम तक घसीटती है और ट्रांसफ़र करती है। जब एलिजाबेथ उठती है और 3 महीने बाद अपनी बॉडी को देखती है, वो एक दिल दहला देने वाली चीख निकालती है। अब वो जिस बॉडी में है वो एक हड्डियों का ढांचा बन चुकी है। बिल्कुल बुजुर्ग, झुकी हुई पीठ, बिना बालों के सिर, मुड़े हुए हाथ पैर। सिंबॉलिकली देखा जाए, उसकी सेल्फ इमेज अब इतनी बर्बाद हो चुकी है कि वो खुद को अब एक मॉन्स्टर की तरह देखती है। एलिजाबेथ फिर से द सब्सटेंस को कॉल करती है। इस बार वो प्रोजेक्ट को ख़त्म करना चाहती है। वो खुद को पूरी तरह कवर करती है और उस किट को लेने बाहर जाती है जिससे सब खत्म किया जा सके। वापस अपार्टमेंट में आकर वो सू को खींचकर लिविंग रूम में लाती है। उसके सीने में सुई लगाती है जिससे सब खत्म करने वाली प्रोसेस शुरू हो जाए। लेकिन तभी उसकी नज़र जाती है उन फूलों पर जो किसी ने सू को भेजे थे। उसमें एक नोट होता है, दे विल लव यू, मतलब वे तुम्हें प्यार करेंगे। अब तक जो भी था वो सब कुछ सू का रिप्रेजेंटेशन था। याद रखो, इस कहानी की मेन कैरेक्टर की पूरी आइडेंटिटी इसी पर टिकी हुई है। ना उसके बच्चे हैं, ना पार्टनर और ना ही कोई खास दोस्त। वही यंग हिस्सा उसकी पूरी जिंदगी प्यार, तालियों और अटेंशन का सेंटर रहा है। इसीलिए वो सू को ख़त्म नहीं करना चाहती, क्योंकि इसका मतलब होगा उस हिस्से को खो देना। इसी वजह से एलिजाबेथ हार्ट में सीधा चेंजर की सुई घोंप देती है रसू को दोबारा जिंदा करने के लिए। मगर फिर कुछ ऐसा होता है जो पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार दोनों, एलिजाबेथ और सू, एक साथ जागती हैं। कुछ सेकंड्स के लिए दोनों एक दूसरे को शॉक में देखती हैं, लेकिन जल्दी ही सू को समझ आ जाता है कि एलिजाबेथ ने उसे मारने की कोशिश की थी। वो टूट पड़ती है एलिजाबेथ पर, ब्रूटली बीटिंग हर अप। एलिजाबेथ अपनी जान बचाने की कोशिश करती है, लेकिन सू ज़्यादा ताकतवर है। आखिरी पंच देने से पहले दोनों का चेहरा एक ही शीशे में रिफ्लेक्ट होता है। कुछ पल के लिए सू रुक जाती है, मगर फिर अटैक जारी रखती है। एलिजाबेथ की जान चली जाती है। इस सीन को हम एक मेटाफर की तरह भी देख सकते हैं, जवानी और बुढ़ापे के बीच की लड़ाई। पूरी फिल्म में सू की सेंसुअलिटी और जवानी को ऐसे दिखाया गया है जैसे एक यूथ कल्ट हो, और ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। आज के दौर में जवानी की पूजा सबसे ऊपर है और उम्रदराज लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है। लेकिन इस कल्ट में एक ट्रेजेडी छिपी है। जो जितना ज़्यादा इसका हिस्सा बनता है, वही हर दिन इस हक से और दूर होता जाता है। आखिरकार हम सबको बुढ़ापा फेस करना ही है। एलिजाबेथ की हार का मतलब है कि उसने अपनी उम्र के इस पड़ाव में कोई वैल्यू नहीं देखी, इसलिए वो चली जाती है। अब सू खुद को साफ करती है और न्यू ईयर स्पेशल के सेट पर जाती है। हार्वी उसकी तारीफ करता है उसके नीले गाउन में, लेकिन सू को बहुत अजीब महसूस होने लगता है। वॉशरूम में जब वो शीशे में देखती है तो डर के मारे कांप जाती है। उसके दांत गिरने लगे हैं। उसे पता है उसे जल्दी कुछ करना होगा। वो स्टेज छोड़कर अपने अपार्टमेंट की तरफ भागती है ताकि खुद को एक्टिवेटिंग लिक्विड इंजेक्ट कर सके। उसे पता है कि ये सिर्फ एक बार ही काम करता है, लेकिन इससे पहले कि वो निकल पाए, हार्वी कुछ लोगों के साथ उसे रोक लेता है और उसे स्टेक होल्डर्स से मिलवाता है, जैसे वो कोई प्रोडक्ट हो। सो किसी तरह खुद को छिपाते हुए भाग जाती है और अपार्टमेंट में खुद को इंजेक्शन देती है। शीशे में खुद को देखते हुए वो गिड़गिड़ाती है, प्लीज़
मुझे मेरी बेस्ट वर्जन दो। इंजेक्शन का असर शुरू होता है, दर्द से तड़पती है जैसे पहले एलिजाबेथ हुई थी, मगर इस बार रिजल्ट कुछ और ही है। एक मॉन्स्टर उभरता है, एक ऐसा क्रिएचर जिसके पूरे शरीर में दांत, बाल, आंखें हैं। उसकी पीठ से एलिजाबेथ का चेहरा चिपका हुआ है। इसका नाम है एलिजासू। फिर भी ये एलिजासू नीला गाउन पहनती है, ईयर रिंग्स लगाती है, एलिजाबेथ की एक फ़ोटो से चेहरा काटकर मास्क बना लेती है और पहुंचती है न्यू ईयर शो के सेट पर, जहां ऑडियंस में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी मौजूद हैं। पर शो में परफॉर्म करने वाली महिलाएं या तो न्यूड हैं या बहुत ही प्रोवोकेटिव ड्रेस में हैं। एलिजासो स्टेज पर धीरे धीरे चलकर सामने आती है। लोग कुछ गड़बड़ महसूस करते हैं और तभी उसका पेपर मास्क गिरता है, सच्चाई सामने आ जाती है। एक औरत सबसे पहले चिल्लाती है, ये तो मॉन्स्टर है। फिर पूरा क्राउड चीखने लगता है, उसे मारने के लिए कहता है। एलिजासो कहती है, मैं ही हूँ एलिजाबेथ, मैं ही हूँ सूखते, लेकिन कोई नहीं सुनता। लोग उसे पीटना शुरू कर देते हैं। एलिजासो रोती रहती है, मैं अभी वही हूँ, अभी मैं ही हूँ। यहीं पर लगता है कि एलिजाबेथ ने आखिरकार खुद को एक्सेप्ट कर लिया है। पहले वो सिर्फ एसू को पकड़कर बैठी थी, उसके यंग वर्जन को, उस हिस्से को जो प्यार के लायक था। लेकिन अब वो कह रही है, मैं वही हूँ, यानी कि उसका 50 साल वाला वर्जन भी उतना ही वैलिड है। वो कह रही है कि तुम कितने भी बदलो, अंदर से तुम वही रहते हो और तुम्हारा प्यार डिजर्व करना भी वैसा ही रहता है। कहानी वहीं ख़त्म होती है जब कोई आदमी उसके सिर पर भारी चीज से वार करता है। एलिजासू का खून पूरे सेट पर फैल जाता है। एक तरह से ये सारी वॉयलेंस का रिवर्स असर है जो उसने सालों तक झेली थी। एलिजासू के टुकड़े सड़क तक पहुंचते हैं, सिर्फ एलिजाबेथ का चेहरा बचता है। वो अपने खून और सड़न के साथ रेंगता हुआ वॉक ऑफ फेम की स्टार तक जाता है, वहीं रुकता है और धीरे धीरे मिटने लगता है, हमेशा के लिए। ये कहानी फिक्शन है, लेकिन जो एक्ट्रेस एलिजाबेथ का रोल निभा रही है, डेमी मूर, वो खुद इस पूरी बात की जिंदा मिसाल है। 2019 में वो 72 साल की हैं। एक ज़माने में उनकी खूबसूरती की तारीफ़ें होती थीं, मगर जैसे ही उम्र बढ़ी, यंग एक्ट्रेसेस आईं, वो स्टैंडर्ड से बाहर हो गईं। शायद वो भी एलिजाबेथ जैसी किसी पहचान के क्राइसिस से गुजरी होंगी कि अब जब वो उस ब्यूटी स्टीरियोटाइप में फिट नहीं बैठती, क्या अब भी उनके पास कुछ है देने के लिए? और जवाब है हाँ। 62 की उम्र में उन्होंने अपनी अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस दी इस फिल्म में। अब बात तुम्हारी और मेरी। पिछले को पकड़कर बैठे रहना बेकार है। हर एज, हर फेज कुछ नया लेकर आता है। हाँ, पास्ट हमारा हिस्सा है, बट इट्स नॉट ऑल ऑफ अस। हमें खुला रहना होगा नई पॉसिबिलिटीज़ के लिए। और आखिर में, हो सकता है तुम्हारी सेल्फ इस्टीम बार बार बाहर से आने वाली कंपैरिजन से डगमगाती हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम कुछ कर नहीं सकते। हो सकता है हम इन एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स को क्वेश्चन करके खुद को थोड़ा और पीस दे सकें। खुद से पूछो, क्या ये कंपैरिजन सच में फेयर है? क्या मुझे वैसा बनना ज़रूरी है ताकि मैं प्यार के लायक बनूं? क्या मुझे किसी अनअटेनेबल इमेज तक पहुंचना है तभी मेरी वैल्यू होगी? ये सवाल तुम्हें समझने में मदद कर सकते हैं कि वो स्टैंडर्ड्स फर्जी हैं। तुम्हें कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी वर्थ तुम्हारे चेहरे से बड़ी है, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी से बड़ी है। तुम हो, इसीलिए तुम प्यार के लायक हो। तो अगर किसी ने तुम्हें ये भुला दिया है या तुम खुद भूल गई हो, तो ये याद रखो, तुम किसी भी इमेज, छवि से कहीं ज़्यादा हो। तुम में वो खूबसूरती है जो किसी टेम्पलेट में नहीं आती। सेलिब्रेट करो अपनी आवाज़, अपने आइडियाज़, अपनी स्ट्रेंथ को, और सबसे ज़्यादा बी काइंड टू योरसेल्फ। खुद से प्यार करो, क्योंकि रेजिस्टेंस वहीं से शुरू होती है, जब तुम खुद को वो प्यार देना शुरू करते हो जो दुनिया शायद नहीं दे रही। अगर तुमने ये सब पढ़ा है, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि अगली बार भी हम मिलें एक नई बात, एक नया सच, एक नया सवाल लेकर।